हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का ये पार्ट स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का। ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको मिरर फार्मूला, ठीक, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में रिफ्रैक्शन देखेंगे। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, फिर इसको समझते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट encounters another transparent medium, a part of light gets reflected back into the first medium जहाँ से light आ रहा है, while the rest enters the other. A ray of light represents a beam. The direction of propagation, the direction of propagation of an obliquely incident, ठीक है, बोला गया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ठीक है, जो कि ऑब्लिकली इंसिडेंट है, मतलब यहाँ पर एंगल पे है। रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम, रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम, ठीक है, चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। बोला गया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है ना, ठीक है, किसका, देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में कि जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है ऑब्लिकली, ठीक, इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है उसके बारे में बोल रहा है कि मीडियम पे आकर के ना यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मतलब इसको जाना इधर चाहिए था इस लाइन पे, बट आ किधर गया, इधर गया। ठीक है, कब ऐसा कब होगा, डायरेक्शन कब चेंज होगा, तो बच्चों डायरेक्शन चेंज होगा जब ये मीडियम चेंज करेगा। मान लो ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रहा है तब, बट उसी प्रोसेस में बोल रहा है कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सेम उसी मीडियम में जिधर से आया था। ठीक है, तो जो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। दिस phenomenon इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन लाइट कब, देखो रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा एंड लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे आप, ठीक है, तो इंसिडेंट ऐसे हुआ था ना, तो लाइट को इधर जाना चाहिए था, बट लाइट इधर आ गया है ना, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन द फॉलोइंग लॉज। अब यहाँ पे स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे लॉज बताए, हम लोगों को दिखाया। ठीक है, और इस डायग्राम को भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक, जैसे ये जो लाइन दिखाया मैंने यहाँ पर, ये क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और ये हो गया इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉ है ना स्नेल का, उस लॉ में क्या बोला गया, देखिए अब लॉ को समझते हैं हम लोग। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये और ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है ना, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर अगर ऐसे इंसिडेंट हुआ है ना और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ है, तो ये पूरा, ये जो वाई है वो नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो नॉर्मल, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, ये सब एक ही प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद बोला गया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब सिंपल बोला गया कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ये वाला पार्ट जो ये है, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर ये आर, आई और आर के बारे में बोला गया कि ये जो होगा ना, एक मिनट इसके बारे में यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, यहाँ बोला गया कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर बट इसमें इसको प्रूफ भी किया गया। देखिए क्या प्रूफ किया गया आगे चल के, कि रिमेंबर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन आर द एंगल्स दैट इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। ठीक है, ये तो मालूम है अपने को।
अब यहाँ पर ना स्नेल ने यहाँ पर प्रूव किया कि ये जो रेशियो है ना साइन आई अपॉन साइन आर का, ये रेशियो कांस्टेंट तो होगा, बट ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? तो n2/n1 के। n2/n1 का मतलब हो गया n2 n2 का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एक चीज़ हमसे याद रखें कि लाइट जिस मीडियम से आता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, तो लाइट जिस भी मीडियम से स्टार्ट होगा वो मीडियम हमेशा फर्स्ट मीडियम कहलाता है, ठीक है। और लाइट जिस मीडियम में एंटर करेगा ना उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो लाइट जिस मीडियम में एंटर करेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंड मीडियम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे n2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन 1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोलता है कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है, ऑप्टिकली डेंस कितना ज़्यादा है इसके बारे में, मतलब उसमें लाइट का स्पीड कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि वेयर n2 इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 द फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा उसके बारे में ये बताता है, इन्फॉर्मेशन देगा। एंड ध्यान रखिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज़ होता है, मास डेंसिटी अलग चीज़ होता है, दोनों एक ही चीज़ नहीं होता, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ होते हैं। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है सिंपल कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है, जो लाइट की स्पीड को कितना ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ, ठीक, मतलब यहाँ जो बोला गया ना इसके बारे में, उसके बारे में बोला कि इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो होता है ना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पर वी नोट दैट n2 इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, मतलब मीडियम के बारे में बोलना चाह रहा है ये, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में कि इफ़ n2 ग्रेटर देन 1 देन r विल बी लेस देन i। अब यहाँ पर क्या होगा ना, इसको मैं ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ से आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, मैं आपको पूरा इसका ना बना के दिखाता हूँ अभी डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ना माइंड में एक और आता है कि जब लाइट एंटर करेगा तो क्या टुवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड करेगा? क्यों, लाइट इधर भी तो जा सकता था भाई, नॉर्मल से दूर जा सकता था, तो आर बड़ा हो जाता। तो क्या हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल होगा या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो सकता है? तो यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। आप फोकस करके देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर हो गया मीडियम 1 मीडियम 2, लाइट इसमें एंटर किया, मीडियम 1 से जा रहा है यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पे ऐसा मान लिया कि इफ़ n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि n2 डेंसर मीडियम हो गया, और ये मतलब है जो n2 है ना ये डेंसर मीडियम हो गया। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैं NCERT के अलावा भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स करूँगा, जिससे कि ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने लगे। ओके, तो देखिए ये इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल, हाँ देखिए ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पर जब नॉर्मल हो गया तो ये आई, अब इसमें लाइट किधर जाएगा ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ यूज़ करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1। ओके, बट हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, देखिए ये सब पेशेंस का खेल होता है बच्चों, पेशेंस लोग नहीं रख पाते हैं, स्टार्टिंग में सोचते हैं वीडियो कितना बेकार है। आप पेशेंस रखेंगे तो देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, पेशेंस रखिए। देखिए इसमें साइन आई, अब देखो फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए हम क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है ना अप्रॉक्स में, तो उसी टाइप से यहाँ पर हम साइन आई को क्या लिख देंगे, ओनली आई लिखेंगे, इसको आर लिख देंगे साइन आर को, ये n2/n1। अब देखो यहाँ पे n2/n1 तो पहले ही डिफाइन हो जाता है ना, ये तो पहले ही डिफाइन हो जाता है कि भाई ये n2 होगा ये n1 होगा,
है ना, और N2 का क्या वैल्यू होगा, N1 का क्या वैल्यू होगा, ये पहले डिसाइड हो जाता है। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना यहाँ पर। तो I इंटू N1 इज इक्वल टू R इंटू N2। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लगाया कि N2 इज ग्रेटर देन N1। दैट मीन्स कि देखो इंसिडेंट हुआ तो फिक्स हो गया कि भाई कितने पे इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट कराते वक्त हमने फिक्स कर दिया ना कि कितने पे इंसिडेंट करा रहे हैं। N1 कांस्टेंट वैल्यू है, N2 भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे R अपने अकॉर्डिंग हम मतलब चेंज हो सकता है लाइट का, ठीक है। तो अब ये N इंटू आई, तो ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि I पहले इंसिडेंट कराया हम लोगों ने, तो I पहले बनेगा ना इंसिडेंट कराते वक्त। तो I इंटू N1 फिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे सेकंड मीडियम में एंटर कर रहा है तो N का वैल्यू बढ़ जा रहा है, मतलब यहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1 हो जा रहा है। तो N2 ग्रेटर देन N1 है तो ये N का वैल्यू बढ़ गया, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो अब N का वैल्यू बढ़ा है तो इसमें हमें R के बारे में सोचना पड़ेगा ना कि R को हम क्या करें, क्योंकि प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना N2 इंटू आर, ये ऐसा होना चाहिए कि वो N1 इंटू आई के बराबर होना चाहिए। जबकि N1 इंटू आई क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमने पहले ही इसको इंसिडेंट करा लिया था, तो आई पहले ही मिल गया था हम लोगों को, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हम बोलेंगे कि जब भी रेयरर से डेंसर में एंटर करेगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, तो जब भी रेयरर से डेंसर एंटर करेगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड करेगा, क्योंकि टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने से ये जो पार्ट है ना आर वाला पार्ट ये कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कम तभी होगा जब ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। समझ में आया? क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे आर का वैल्यू को कम करना पड़ेगा ताकि एन इंटू आर कॉन्स्टेंट रह सके, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस से अगर मान लीजिए लाइट यहाँ पर अगर एंटर कर रहा, जैसे नॉर्मल हो गया, तो लाइट यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, आई एंगल। अब यहाँ पर ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, बट मैंने क्या बोल दिया, मैंने कंडीशन लगा दिया कि इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2, मतलब इस बार ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर रेयर डिफाइन हो गया। तो इस बार यहाँ पर N1 इंटू आई इज इक्वल टू N2 इंटू आर। तो इस बार तो ये N2 का वैल्यू कम हो गया ना, तो N2 कम हो गया तो R का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो R का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा लाइट, तब जाकर R का वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टेड और ये इंसिडेंट रे, समझ में आया? तो जब भी यहाँ पर डेंसर से रेयर एंटर करेगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, एंड जब भी ये यहाँ पर रेयर से डेंसर जाएगा तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो यही रीज़न है, ठीक है, कि लाइट को हम डिसाइड कर पाते हैं कि लाइट किधर बेंड करेगा, और उसी चीज़ को पूरा कंप्लीटली यहाँ पर एक्सप्लेन किया। देखिए, इफ़ N2 1 ग्रेटर देन 1 देन I विल बी ग्रेटर देन R, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, जो मैंने बताया अभी यहाँ पर कि नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों करेगा। तो मैंने पूरा मैथमेटिकली इसको प्रूव किया और आपको एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकली डेंसिटी है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद मास डेंसिटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि मास डेंसिटी अलग है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे बी लेस देन दैट ऑफ एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मतलब ऐसा बोल रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि मास डेंसिटी किसी मीडियम का, ठीक है, लेस देन ऑप्टिकल डेंसिटी भी हो सकता है। हो सकता है कि मतलब यहाँ पर इस मीडियम 1 का अगर डेंसिटी ज़्यादा हो, बट हो सकता है कि मीडियम 1 का मतलब मीडियम 1 का डेंसिटी कम हो 2 से, बट ऐसा भी तो हो सकता, ऐसा हो सकता है कि मीडियम 1 का जो डेंसिटी है ना सॉरी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा हो, मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि डेंसिटी कम हो बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। जो यहाँ पर जो हम डिफाइन करते हैं ना ऑप्टिकल डेंसिटी को, दैट मीन्स को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये बोला जाता है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब मीडियम का जो स्पीड होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा,
इसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट, इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फॉर टर्पेंटाइन एंड वाटर मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर बट ऑप्टिकल डेंसिटी इज हायर। यहाँ जो ऑप्टिकल डेंसिटी है टर्पेंटाइन का वो ज़्यादा होता है किससे, वाटर से, जबकि इसका मास डेंसिटी कम होता है किसका, टर्पेंटाइन का। क्लियर होगा, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इफ़ N21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, N12 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन इट शुड बी क्लियर। अगर मतलब N12 है तो इसको हम N1/N2 लिखेंगे, तो N21 है तो इसको क्या लिखेंगे, N2/N1, तो दोनों रेसिप्रोकल में आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पे जो दो डायग्राम है ना, ये इन दोनों डायग्राम को आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तो ड्रॉ किया गया है बट मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग के पास एक ऐसा कुछ मीडियम है, मतलब ऐसा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का है कुछ, ठीक है, इस टाइप का, और इसमें लाइट एंटर कर रहा है इधर से। ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n ले लिया, ठीक है। तो जब लाइट इसमें एंटर करेगा यहाँ पर इधर में, तो अब इसमें क्या होगा देखें आप ठीक से, तो इसमें लाइट जब एंटर करेगा ना, तो ये है रेयरर मीडियम। तो जब भी रेयरर से डेंसर में एंटर करता है लाइट, तो कहाँ बेंड करता है, टूवर्ड्स नॉर्मल। या भी आपको दिखाया था मैंने कि जब भी रेयरर से डेंसर में, क्योंकि देखो यहाँ पे N1 कम है ना, N2 ज़्यादा है, मतलब कि रेयरर से डेंसर में एंटर किया तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, दैट मीन्स कि लाइट इधर बेंड कर जाएगा, ऐसे ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ पर ना लाइट ऐसे, मतलब नॉर्मल फिर से ड्रॉ करो क्योंकि फिर लाइट यहाँ से निकलेगा ना इस सरफेस से। तो अब लाइट यहाँ देखो, तो अब ये मीडियम 1 की तरह एक्ट करेगा और ये मीडियम 2 की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि लाइट अब यहाँ से निकल के ना इस मतलब इससे मीडियम से इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो अब यहाँ देखें अगर हम लोग, तो लाइट इधर से निकल के इधर जा रहा है ऐसे, ओके, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो लाइट को ये जो इसको बोलते देखिए क्या, हम इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इसको इमर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब लाइट को जाना किधर चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था ना, लाइट को यहाँ पर ऐसे निकलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ जो ये देखें हम लोग, तो ये इंसिडेंट का डायरेक्शन का हो गया, ठीक, समझिए इसको ठीक से आप लोग, ये इंसिडेंट का डायरेक्शन का हो गया, और ये जो है ना इमर्जेंट रे हो गया। यहाँ पर ये आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ था, तो यहाँ पर ये R1 बनाया, वही R1 यहाँ आएगा, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस बनेगा। बट यहाँ से देखिए, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तो यहाँ पर होता है ना, ये वाला पार्ट d स्मॉल d, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है। इंसिडेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, ये पैरेलल होता है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों आपस में पैरेलल होता है। तो इन पैरेलल के बीच में मतलब हम ये बोलेंगे कि मतलब लैटरली जितना शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि जाना इधर चाहिए था बट इधर नहीं गया, कितना शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये जितना लैटरली शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है परपेंडिकुलरली, इसी को बोलते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट, जिसको यहाँ पर ये पूरा डायग्राम से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया, जिसको स्टेटमेंट में यहाँ पर दिखाया गया कंप्लीटली। यहाँ से ये चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, उसको समझते हैं एक बार। इट फॉलोज दैट इफ N23 is refractive index of medium 3 with respect to medium 2, N32, तो N32 को लिख रहा है कि N32 is equal to N31 into N13। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर
कि N32 को हम लोग N3/N2 लिखेंगे और N31 को N3/N1 लिखेंगे। इनटू में N12 को क्या लिखोगे, N1/N2। देखो फाइनली कैंसिल होने के बाद तो यही आया ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि N32 को हम ऐसा लिख सकते हैं, where N31 is the refractive index of medium 3 with respect to medium 1। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर बोला गया some elementary results based on the laws of refraction follow immediately for a rectangular slab. The refraction takes place at two interfaces, air glass, glass air. It is easily seen from 9.9 figure, है ना, that I2 is equal to I1। तो ये R2 इज इक्वल टू जो I1 है ना, इसको देखते हैं इसमें। तो ये है R2 और ये है R1, है ना, R2 और ये I1। तो इसको बोला गया कि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले प्रूव किया था कि यहाँ पर ये क्या है आपस में, ये इंसिडेंट का जो लाइन है वो, और ये जो एमर्जेंट का लाइन है जो इमर्ज कर रहा है यहाँ पर, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल तभी होगा ना, जैसे कि ये लाइन जो इंसिडेंट का हो गया, ये इमर्जेंट का, ये पैरेलल तभी हो सकता है जब ये एंगल यहाँ पे R2 और यहाँ का जो I1 है आपस में क्या हो, एंगल हो, इक्वल हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप ठीक से, तो एक मिनट मैं जरा इसको रब करके फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर जितना एंगल बनाएगा, ठीक है। और इस इमर्जेंट लाइन को देखिए, ये जो इमर्जेंट लाइन को इसको पीछे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स कि दो पैरेलल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल से तो सेम ही एंगल बनाएगा ना, इसलिए यहाँ पर भी क्या बनेगा, I1 ही बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे I1 होगा तो उसके अपोजिट एंगल बनेगा ना यहाँ पर, तो ये I1 होगा, और अगर ये I1 हुआ तो यहाँ पर R2 है तो R2 इक्वल टू I1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। दैट इज द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, देयर इज नो डेविएशन बट इट डज अ लैटरल शिफ्ट or lateral displacement with respect to incident ray. Another familiar observation is that bottom of a tank filled with water appears to be raised for viewing near the normal direction. It can be shown that the apparent depth is real depth divided by refractive index। अब ये क्या बोलना चाह रहा है ना, इसको मैं आपको डायग्राम खुद से बना करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ क्या होता है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर यहीं पे एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर दूसरा पेज अभी ऐड करके फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए, न्यू पेज यहाँ पर ऐड करना चाहिए, तो न्यू पेज ऐड हो गया। अब एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ क्या है। देखो यहाँ पर एक हम लोग इस टाइप का टैंक लेंगे, मतलब वाटर टैंक लेंगे या कोई भी लिक्विड का टैंक ले लेंगे, मतलब डिफरेंट मीडियम, ठीक है। एक ये इस टाइप का ले लिए और इसको डिफरेंट मीडियम से किसी लिक्विड से फिल कर देंगे, ठीक है। ये उसका टॉप सरफेस हो गया। यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके। तो आपने कोई जब ऑब्जेक्ट यहाँ लिया है तो इधर से लाइट रे बाहर निकलेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। आप देखते रहिए इसको, समझिए पूरा, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि एपरेंट रियल सब क्या है, ठीक है। तो ये हो गया है ना, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से ये एक तो लाइन पहले आप इसका ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से
इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए N1, ये N2, और मैंने बोला यहाँ पर कि N1 का वैल्यू ज़्यादा है किससे, N2 से। ये कंडीशन लिया मैंने कि N1 ज़्यादा है N2 से, दैट मीन्स कि N1 क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, और N2 क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, ठीक। तो लाइट कहाँ पास कर रहा है, लाइट पास कर रहा है डेंसर टू रेयरर। तो अगर लाइट यहाँ पर डेंसर टू रेयरर पास करेगा बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी डेंसर से रेयरर में लाइट पास करता है, ठीक, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, ठीक है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो आप अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ पर दिखाइए, दैट मीन्स कि नॉर्मल से दूर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। जब भी लाइट यहाँ पर डेंसर से रेयर जाता है, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एंगल, सॉरी, यहाँ में आई एंगल बनेगा, तो अपोजिट एंगल यहाँ पर भी आई हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर कोई अगर ऑब्जर्वर है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ या आप खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमें तो क्या दिखेगा कि लाइट सीधा आ रहा है, हमें तो यही पता है ना कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। तो हम लोग लगेगा लाइट कहीं इधर पीछे से आ रहा है, तो हमें ऑब्जेक्ट ना यहाँ पर नहीं दिखेगा, हमें ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, हमें वही ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा जिसका इमेज बोलेंगे हम लोग कि यहाँ बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर नहीं दिख करके हमें इस पॉइंट पे दिखेगा, ठीक है। तो इसका रियल डेप्थ देखें अगर हम लोग, तो इसका रियल डेप्थ तो यहाँ पर हो गया ना, ये पूरा इसका रियल डेप्थ हो गया h, ठीक है। बट हमें तो वहाँ दिख ही नहीं रहा, हमें कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको H1 बोल देते हैं रियल डेप्थ को, हमें यहाँ दिख रहा है H2। और ये जो H2 है ना, इसी को क्या बोला जाता है, एपरेंट डेप्थ बोला जाता है। देखो टॉप सरफेस से, है ना, ये वाटर के टॉप सरफेस से H2 डेप्थ नीचे है ये, और H1 क्या हो गया, रियल डेप्थ हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया आप लोगों को। तो यही एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब भी यहाँ पर लाइट जब पास करेगा ना, मीडियम से जब चेंज होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। तो डेविएट करने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप इस चीज़ को देखे होंगे कि हम अगर एक ग्लास के अंदर, है ना, एक ग्लास के अंदर अगर ऐसा पेंसिल रखेंगे ना, मतलब ग्लास में लिक्विड मतलब वाटर पहले फिल कर दो, और फिल करने के बाद एक पेंसिल डालो, ठीक है। तो पेंसिल जब तुम पेंसिल रखोगे तो ऐसे रखोगे, ठीक है, बट तुम्हें ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूटा हुआ है, और तुम्हें वो थोड़ा सा ऐसे टूटा हुआ से ऐसा दिखेगा, तुम्हें लगेगा पेंसिल यहाँ से टूट गया है यहाँ से, और ये नीचे ऐसे है ना। तो वो रीज़न क्या होता है, रीज़न यही होता है कि इधर में डिफरेंट मीडियम है और इधर में डिफरेंट मीडियम है। तो हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें कुछ एपरेंट दिख रहा है, यहाँ पर रियल दिख ही नहीं रहा, ठीक है। बट यही चीज़ देखिए, यही चीज़ क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग ऐसा कर दें कि वाटर टैंक, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। यही चीज़ अगर हम जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रेयर मीडियम में रखते हैं, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये N1 इस बार ये हो जाएगा और ये इस बार N2 हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि N1 इज़ लेस देन N2, मतलब इस बार बाहर वाले, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को बाहर रखा है, ठीक है। इस बार मैं ऑब्जेक्ट को बाहर रख दे रहा हूँ, तो बाहर रखने से देखिए क्या होगा, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कि बाहर रखने से ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट को बाहर रख दिया, तो यहाँ पे N1 रेयर मीडियम हो गया, ठीक। तो ये हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट जब रेयर से डेंसर में एंटर करेगा तो क्या होगा, इसमें कहाँ एंटर किया था, इसमें एंटर किया था डेंसर से रेयर में, ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर रहा है रेयर से डेंसर में। तो ऑब्जेक्ट को मैंने मान लीजिए यहाँ रख दिया कहीं पे, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने बोला ठीक है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जब लाइट यहाँ से एंटर करेगा, देखिए यहाँ पर जब लाइट यहाँ से एंटर करेगा ऐसे, तो ये रेयरर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में। तो जब रेयरर से डेंसर जाएगा तो कहाँ बेंड करेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, है ना, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो मतलब थोड़ा सा, एक मिनट, इस रेज को ना थोड़ा सा बढ़िया से ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने का मतलब हो गया कि थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ओके। तो ऐसे बेंड होने का मतलब हुआ कि जा इधर रहा था
तो जाना इसको इधर चाहिए था, है ना, बट ये इधर नहीं गया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना, रेयर से डेंसर में गया। तो अब ये कहाँ हुआ, अब ये बेंड होने के बाद हमें ऑब्जेक्ट कहीं इधर दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ दिखेगा, ठीक। दैट मीन्स कि ऑब्जर्वर अगर यहाँ से खड़े, यहाँ से अंदर से देखे, अगर ऑब्जर्वर इस लिक्विड के अंदर आके देखे यहाँ से, तो उसको ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल हाइट है ना, ये मान लो जो एक्चुअल हाइट h1 है वो नहीं दिखेगा, उसको कहीं यहाँ दिखेगा h2 हाइट पर। तो ये h2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, h2 हो जाएगा एपरेंट हाइट। तो यहाँ पे हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट रेयर में है और ऑब्जर्वर जब डेंसर में है ना, तो हाइट बढ़ रहा है ना। और जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेयर में है, तो यहाँ पर हाइट, यहाँ पर डेप्थ कम हो जा रहा है। और ये n1 n2 में कैसे एज्यूम कर रहा हूँ, तो n1 n2 का हमेशा ध्यान रखिएगा कि n1 हम उसी को बोलेंगे, मतलब है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हम उसी मीडियम का बोलेंगे जिस मीडियम में क्या हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, उसी मीडियम को बोल सकते हैं हम लोग। और n2 बोलेंगे उस मीडियम को, मतलब डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हम उसको बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पर जिस मीडियम में ऑब्जर्वर को प्लेस किया गया है, ऑब्जर्वर को रखा गया है, ठीक, समझ में आया। तो ये पूरा यहाँ पर एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पूरा डिटेल में यहाँ तक मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक, यहाँ तक। तो आप एकदम ध्यान से देखें और समझें इस चीज़ को, आपको समझ में आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक। मैं यहाँ पर बच्चों एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ये चैनल का लिंक, और वीडियोज़ का जो लिंक है ना, अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, उससे मतलब बच्चों को बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, और आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग तो बोला गया, अच्छा बच्चों एक चीज़ और भी है, मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये यूट्यूब में ही काम कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं ऑफलाइन में एक बहुत ही बढ़िया रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, है ना, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ एवरी ईयर लगभग 1000 स्टूडेंट्स को अकेला। सो ये जस्ट एक हेल्प करने के लिए है स्टूडेंट्स का। सो आप इसको हम ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, तो बोला गया व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एट द इंटरफेस, इट इज़ पार्शली, है ना, मतलब इट इज़ पार्टली, मतलब इसको पार्शली बोलते हैं, पार्शली रिफ्लेक्टेड बैक into the same medium and partially refracted to the second medium. This phenomenon is called total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये हुआ कि लाइट अगर जिस मीडियम से जा रहा है ना, अगर उसी मीडियम में वापस आ गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर डायग्राम बना के। When a ray of light enters from a denser medium to a rarer medium, it bends away from normal. For example, the ray AO1B in figure 9.11. The incident ray AO1 is partially reflected. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो भी लिखा है ना, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लिखा है कि यहाँ पर द इंसिडेंट रे A1 is partially reflected O1C, ठीक है, and partially transmitted O1B, ठीक है, जिसको हम रिफ्रैक्टेड भी बोलते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीइंग लार्जर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज so does the angle of refraction till the further refraction till for ray AO3 the angle of refraction is 90, pi by 2, 90 degree. The refracted ray is bent so much away from the normal that it grazes the surface at the interface between the two media. This is shown by the AO3D. Okay, AO3D. If the angle of incidence is increased still further, ठीक है, the ray O3 is refraction is not possible, thus incident ray is totally reflected, and this is called
total internal reflection. When light gets reflected by a surface, normally some fraction of it gets transmitted. The reflected ray, therefore, is always less than the intense than the incident ray. However, a smooth reflecting surface may be in total internal reflection. ठीक है, अब देखिए जो भी अभी तक पढ़े ना उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए डेंसर मीडियम, पहला चीज़ एकदम फर्स्ट चीज़ ध्यान रखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि TIR का जो कंडीशन होता है ना उसके लिए कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम denser medium to rarer medium। मतलब लाइट देखो TIR तभी होगा जब डेंसर से रेयर में एंटर करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो क्रिटिकल एंगल है ना या उससे ज़्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इंसिडेंट एंगल should be greater than critical angle। ये दो कंडीशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए आप जो भी मैंने बोला है ना कंडीशन को याद रखिए और समझिए कि कंडीशन क्यों जरूरी है ये। ठीक, जब हम नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे ना, जब हम नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे यहाँ पर लाइट को ऐसे, ठीक है, तो ये लाइट क्या होगा, कुछ पार्ट उसका हो सकता है कि यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाए और ये नॉर्मली फिर कुछ ट्रांसमिट भी हो जाए, दूसरे मीडियम चला जाए। क्योंकि यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो नॉर्मल इंसिडेंट करने का मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा ना उसके साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बनाएगा तो क्यों कोई रिफ्रैक्शन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2/N1 यही होता है ना। तो अगर I का वैल्यू 0 कर दोगे तो साइन 0 मतलब क्या होगा 0, तो 0 अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग बोलेंगे कि साइन R इज इक्वल टू भी 0 मिलेगा क्योंकि ओवरऑल तो ये 0 हो गया ना। तो इसका मतलब R का वैल्यू भी क्या होगा 0। तो R का वैल्यू 0 का मतलब यही हुआ कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो लाइट भी यहाँ से नॉर्मली ही बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इधर में क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से कि मतलब ऐसा देखा गया कि अगर हम लोग अब नॉर्मल के साथ, जैसे ये नॉर्मल हो गया, अगर हम नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया कुछ, अगर एंगल पे लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं जैसे कि इधर हो गया, तो यहाँ पर ये एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे तो ये I एंगल, तो कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा क्योंकि लाइट यहाँ पर कहाँ पास कर रहा है बच्चों, लाइट को देखो पास कर रहा है यहाँ पर डेंसर टू रेयर, और ये डेंसर से रेयर लाइट पास कराना ही चाहिए क्योंकि डेंसर से रेयर अगर आप लाइट पास नहीं कराएंगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं जाएगा। अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं जाएगा तो फिर TIR के चांसेस भी नहीं होंगे। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे जाते 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 एक मोमेंट ऐसा आए कि लाइट ऐसे TIR कर जाए। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा, कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो गया। ठीक है, बट TIR में 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेज में 100% रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर क्या हुआ कि हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं जैसे कि स्मॉल एंगल का केस में लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, स्नेल्स लॉ में जैसे दिखाया था ना बेंडिंग वाले केस में N2/N1, तो स्मॉल एंगल केस में क्या हो जाएगा I इंटू N1। यहाँ से देखो ये स्मॉल एंगल बनेगा नहीं, बट यहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल एंगल सिर्फ ऐसे लिखने से ना थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। तो देखो अगर I देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पर I देखो तो I तुम अगर बढ़ाओगे ना, इंक्रीज़ करोगे तो R भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। ठीक है, स्मॉल एंगल केस यहाँ पर नहीं लगेगा, बट मैं स्मॉल एंगल जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर नहीं समझ में मतलब लग रहा है कि स्मॉल एंगल नहीं लेना तुम्हें, तो तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कि साइन 0 होता है और साइन 91 होता है, मतलब कि एंगल बढ़ेगा ना साइन का, तो साइन का वैल्यू भी बढ़ता है।
ठीक है। इसका मतलब कि आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को हम जानते हैं कि कांस्टेंट होता है। तो अगर आई बढ़ेगा तो आर को भी बढ़ना पड़ेगा ताकि रेशियो कांस्टेंट रहे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से इस आई को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आई को इंक्रीज़ करके मैंने बोला कि ठीक है मैं इस बार आई डैश कर दूंगा, तो आई डैश करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब क्या हुआ कि मैं फर्दर इंक्रीज़ किया मैंने, अब मैंने बोला ठीक है मैं फर्दर और इंक्रीज़ करूँगा। तो अब मैंने इंक्रीज़ किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि और फर्दर इंक्रीज़ करने से यहाँ पर जो लाइट है ना वो इस सरफेस के अलॉन्ग निकल जा रहा है, मतलब ये ग्रेज कर जा रहा है ना, ग्रेजिंग मतलब ये ग्रेज कर जा रहा है, यहाँ पर सरफेस के अलॉन्ग निकल गया। तो लाइट यहाँ पर सरफेस के अलॉन्ग जाने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ जो ये आईसी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, ठीक है। समझ में आया। अगर रेयर मीडियम यहाँ पे एयर है तो एक काम करो, यहाँ पर ना इस वाले सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दो। तो साइन आई सी अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया ना, तो साइन 90 इज इक्वल टू N2/N1, मतलब N2 एयर हो गया तो 1, और यहाँ पर ये डेंसर मीडियम मतलब वाटर, तो वाटर की जगह पे N ले लो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये N। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/N। देखिए यहाँ से फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि जैसे जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ना, ठीक है, ये ग्रेज करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दूं, मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, लाइट जिस मीडियम से जा रहा था ना, लाइट उसी मीडियम में वापस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड हो गया, मतलब 100% यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो चुका है, ठीक है। बट ये कब हुआ, जब हम लाइट को डेंसर से रेयर लेके जा रहे हैं, क्योंकि डेंसर से रेयर लेके जाओगे तभी जाकर लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन और होना चाहिए कि एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो अभी जैसे समझाया मैंने कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ लग जाएगा, अगर ये आई पे इंसिडेंट हुआ है तो आई पे रिफ्लेक्ट भी करेगा। क्लियर हो गया। उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है, जिसको बोला गया कि AO1 है ना, यहाँ पे O1B ऐसे करके मतलब पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो जो भी मैंने यहाँ पर लैंग्वेज पढ़े ना स्टेटमेंट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है, उसी चीज़ को बताया गया है। देखिए आगे अब यहाँ पर हाउ एवर ये हो गया था यहाँ तक। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बोल रहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ठीक है, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जो कि मैंने अभी समझाया अभी आपको। फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ओके, वी सी फ्रॉम स्नेल्स लॉ that if relative refractive index of refractive medium is less than 1, since the maximum value of sin r is unity, there is an upper limit to the value of sin, मतलब sin का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, ओके। तो उस पर हम लोग जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे बोला कि साइन आई सी इज इक्वल टू N2/1, तो साइन आई सी इज इक्वल टू N2/1 का मतलब हो गया N2/N1। तो N2 क्या है, एयर है ना, तो एयर को N2 को 1 रखो, और N1 मतलब ये वाटर है या कोई मीडियम है तो यहाँ पे N रख दो। तो ये जो मैंने अभी बताया था आपको वो वाला चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ आई लार्जर देन आई सी, द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एंड हेंस नो रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल। बोल रहा है कि अगर आई का वैल्यू ज़्यादा हो जाए आई सी से, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्शन होता है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा,
इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा और यहाँ पर टोटल इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ों का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे कि वाटर का, क्राउन ग्लास का, डेंस फ्लिंट ग्लास का दिया हुआ है, डायमंड का दिया हुआ है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, ये सब जरूर आप याद कर लें। ये बहुत ज़रूरी वैल्यूज़ होते हैं जो कभी भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से एनसीईआरटी से देख करके आप इसको याद कर लें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑल ऑप्टिकल फेनोमिनन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी इजीली विद द यूज ऑफ अ लेजर टॉर्च और अ पॉइंटर विच इज़ ईजिली अवेलेबल नाउ अडेज। ठीक है, आजकल में तो बहुत ईजिली बच्चों देखिए लेजर लाइट मिल जाता है ना। लेजर टॉर्च मिल जाता है, पॉइंटर मिल जाता है, ये सब चीज़ें मिल जाता है इस मार्केट में, कोई इसमें खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेक अ ग्लास, बोला है कि टेक अ ग्लास बीकर विथ क्लियर वाटर इन इट, add few drops of milk or any other suspension to water and stir so that water becomes little turbid। ठीक है, टर्बिड का मतलब हो गया कि जो थोड़ा सा थिक लिक्विड बन जाए, मतलब, है ना। टेक अ लेजर पॉइंटर एंड शाइन इट्स बीम, जैसे ऐसा हो गया ना। ठीक है, और यहाँ से एक लेजर पॉइंटर ले और यहाँ से ऐसे बीम पास कराएं। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया, देखो इस चीज़ को यहाँ पर। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को दिखाया जा रहा है कि लेजर पॉइंटर लेकर के पास कराइए। तो पास कराने में क्या होगा कि जैसे आपने पहली बार यहाँ पर जब लाइट को ऐसे कराया तो लाइट इधर गया, थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हुआ, बट थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया आप। जैसे यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखिए, तो यहाँ पर जो है ना उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ज़्यादा है ये, तो I1 इज़ ग्रेटर देन I, तो उस केस में क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो ये घर पे खुद से भी कर सकते हैं आप, मतलब जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग लेकर, बट उसके लेजर लाइट आपको लेना पड़ेगा, एक ग्लास मतलब लेना पड़ेगा, है ना। ग्लास लेना पड़ेगा पूरा, उसमें पानी भर कर उसमें कुछ मिल्क या कुछ भी ऐसा वाटर सस्पेंशन डाल दीजिए जिससे थोड़ा सा टर्बिड बन जाए, मतलब कि थोड़ा सा थिक हो जाए ये। ओके, तो लाइट को ऊपर से नहीं पास कराना है यहाँ से, फिर गलत हो जाएगा। लाइट को कहाँ पास कराना है, डेंसर टू रेयर पास कराना है, तब जाकर TIR होने के चांसेस रहेंगे। तो कभी एक बार यहाँ पे, फिर थोड़ा सा लाइट को चेंज कर यहाँ ले आना, फिर थोड़ा यहाँ ले आना, तो हो सकता है इसी प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं TIR दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को पूरा यहाँ पर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जा रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए, सिंस द बीम फ्रॉम द लोअर द बीकर सच दैट इट स्ट्राइक्स द अपर सरफेस ऑफ वाटर, है ना, अपर वाटर सरफेस एट द अदर एंड, मतलब यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। ओके, मैं डायग्राम को जरा क्लियर कर दूँ। ओके, तो अपर सरफेस को यहाँ पे स्ट्राइक किया। डू यू फाइंड दैट इट अंडरगोज पार्शियली रिफ्लेक्शन विच इज सीन एज ए स्पॉट ऑन द टेबल बिलो। ठीक है, टेबल पे आपको दिखेगा, क्योंकि टेबल पे रख के करोगे, हाथ में रख के करोगे नहीं, तो यहाँ पे आपको लाइट दिखेगा आपके। ओके, समझ में आया। ओके, एंड पार्शियली रिफ्रैक्शन विच कम्स आउट ऑफ द एयर एंड इज सीन एज एन स्पॉट ऑन द रूफ, और ये मतलब जो आपका रूम का जो रूफ होगा ना, वहाँ पर आपको ये दिखेगा। क्लियर। नाउ डायरेक्ट द लेजर beam from one side of the beaker such that it strikes the upper surface of the water more obliquely मतलब ज़्यादा इंक्लाइन कर दो इसको। adjust the direction of laser beam until you find the angle for which refraction above the water surface is totally absent। बोला कि मतलब ऐसे ही कि इसको बेंड करते रहो, ऐसे और ऑब्लिक करो जब तक कि ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीटली एब्सेंट नहीं हो जाता, मतलब रिफ्रैक्शन गायब हो जाए। रिफ्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, सीधे लाइट जाए और यहाँ आ जाए। ठीक है, तब तक आप इसको ऑब्लिकली बेंड करते रहो। ठीक है, एंड द बीम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक टू वाटर। दिस इज टोटल इंटरनल एज इट सिंपलेस्ट। ठीक है, pour this water in a long test tube and shine the laser light from top as shown in figure 9.12c, मतलब ये वाला, इस फिगर का मैं बात कर रहा। ओके, adjust the direction of laser beam such that it is totally internally reflected every time it strikes the wall of the tube। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइट यहाँ से इस एंगल पे, ऐसे एंगल पे इंसिडेंट कराओ कि ये इसी में घूमते रहे, तो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन करे, और हर बार ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते ही रह जाए। तो क्या होगा, लाइट कभी बाहर ही नहीं जाएगा, और अगर लाइट कभी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है,
तो लाइट कभी अगर बाहर नहीं जाएगा, इसमें लाइट इसके अंदर रहेगा तो हमें क्या हुआ है, ट्यूब पूरा चमकता हुआ दिखेगा, है ना। लाइट तो हमेशा ट्यूब के अंदर रहेगा, चमकता हुआ दिखेगा कम्प्लीटली, ठीक है। और यही चीज़ तो होता है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में भी यही सेम कॉन्सेप्ट होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में अभी जैसे दिखाने वाला हूँ मैं, देखिए यहाँ पर कि ऑप्टिकल फाइबर में यही सेम कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्टिकल फाइबर में अगर एक बार लाइट एंटर कर गया ना तो लाइट बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, इसका अंदर ही रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आते हैं वापस टॉपिक पे हम लोग। तो ये हो गया मतलब यहाँ पर ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। अब बोला गया टोटल, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे एक प्रिज्म क्या लिया गया एप्लीकेशन, और एक लिया गया यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का। तो प्रिज्म वाले में बोला है कि प्रिज्म डिजाइंड टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और बाय 180 डिग्री, मेक यूज़ ऑफ, मतलब बोला गया प्रिज्म को मतलब ऐसा बनाया गया है जानबूझ के, ऐसा मतलब डिज़ाइन किया गया है कि लाइट को या तो ये 90 पे बेंड करे या फिर 180 पे बेंड करे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट गया तो इसको 90 पे बेंड कर दिया ना, ठीक है। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग एंगल पे भी, बट डिज़ाइन इसको इसी प्रकार से किया गया है, ठीक है। या फिर 180 से बेंड कर दें ऐसे, ठीक। मेक यूज़ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करके बच्चों यहाँ पर इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया कि ये हमेशा 90 या फिर 180 पे ही बेंड कर सके, ठीक है, लाइट को। क्लियर हो गया आप लोगों को। सच अ प्रिज्म इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज, है ना। यहाँ पर इमेजेस को इन्वर्ट कर देगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए बी, देखो ए बी इधर है ना, ऐसे ए बी ऐसे हो गया, तो यहाँ से जो बी वाला पार्ट है ना लाइट वो इधर आ गया, ठीक। और जो ए वाला लाइट है ना वो इधर आ गया, ठीक। तो अब देखो ए से बी की तरफ दिखाओ इमेज, तो देखो इन्वर्टेड हो गया ना, ये उल्टा हो गया। जबकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखो ये बी वाला लाइट यहाँ से निकल करके ऐसे आया, ओके। और जो ए वाला लाइट है ना ऐसे, क्योंकि 180 से इसको चेंज किया है तो इमेज भी 180 से चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इमेज कहाँ है, तो यहाँ पर इमेज देखिए, तो इधर में इमेज ऊपर की तरफ है ना ऐसे, तो यहाँ पर ये ए वाला लाइट तो ये वाला है, तो लाइट इमेज कहाँ है, ए से बी की तरफ है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए से बी की तरफ, क्योंकि ये बी है ना। तो उल्टा हो गया ना, इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे की तरफ आया। तो यही यहाँ पे देखो मतलब साइज़ को चेंज नहीं कर रहा, उसके साइज़ सेम रहेगा, बस इमेज को क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर दे रहा है। प्रिज्म इमेज को इन्वर्ट कर देता है, ओके। इन द फर्स्ट टू केसेस द क्रिटिकल एंगल फॉर मटेरियल ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45, है ना। बोल रहा है कि यहाँ पर कि फर्स्ट टू केसेज में, मतलब इन दोनों केसेज में द क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी लेस देन 45, जो क्रिटिकल एंगल, क्योंकि देखो यहाँ पर 45 पे बेंड हुआ है। अब देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो 45 ही है ना, क्योंकि ये टोटल अगर 90 बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और अगर ये 90 है, ये 45 है, 45 है, ओके। तो अगर ये 45 है तो इधर भी क्या बनेगा, 45 बनेगा। तो अगर ये 45 होगा, मैं आपको समझाता हूँ क्रिटिकल एंगल क्यों बोला गया 45 से कम होना चाहिए। तो अगर ये 45 है और ये 45 है ना, तो अगर ये लाइन और ये लाइन मिलकर 45 बना रहा है, तो यहाँ पर भी ये लाइन और ये लाइन मिलकर क्या बनना चाहिए, 45। और फिर ये लाइन फिर ये लाइन और ये लाइन क्या होना चाहिए, 90। इसका मतलब 90, दैट मीन्स कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये, एक मिनट रुकिए मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट कर रहा, तो अगर ये पूरा 45 है, ठीक है, और ये पूरा 90 है, तो अगर ये 45 हो गया यहाँ पर, तो ये भी क्या बनेगा, 45 ही बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 45 हो रहा है तो ये TIR कर जा रहा है ना। तो हम लोग जस्ट देखे थे इस चीज़ को कि अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो TIR करेगा, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 है, जो कि क्रिटिकल से ज़्यादा होगा तभी जाकर TIR कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, 45 से कम, क्योंकि अगर 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये TIR कर जा रहा है तो फिर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से कम होना ही चाहिए, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर, देखो अब बोला गया वी सी फ्रॉम टेबल 9.1 दैट दिस इज ट्रू फॉर बोथ क्राउन ग्लास एंड डेंस फ्लिंट ग्लास, ठीक है, क्राउन ग्लास
एंड डेंस फ्लिंट ग्लास, इसके लिए है यहाँ पर, देखो कम है ना 45 से। ओके, अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे ना ये डेंस फ्लिंट ग्लास और ग्राउंड ग्लास क्या होता है, ये जस्ट आप गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको दिख जाएगा, है ना। यहाँ पर इसका इमेज नहीं दिया हुआ, मैंने देखा है इसका इमेज। नेक्स्ट टाइम से कोई वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करूँगा कि जो भी ऐसा कोई वर्ड आए तो उसको मैं यहाँ पे एक इमेज डाल के इंसर्ट करके दिखा दूँ। बाकी गूगल पे इसको सर्च मारेंगे तो आपको, है ना, ये दिख जाएगा इसका कि कैसा होता है फ्लिंट ग्लास एंड ग्राउंड ग्लास कैसा होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम जरूर क्लियर हो गया होगा। ये भी प्रिज्म का ही एग्जाम्पल है, सी वाला। देखो लाइट ऐसे गया यहाँ से और ऐसे निकल गया, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे निकल गया, तो इमेज उल्टा हो गया ना, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ये भी मतलब इसका एप्लीकेशन है। Nowadays optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances। यहाँ पर एक ट्यूब वाला जो एग्जांपल देखे था ना, ये वाला, है ना, इस ट्यूब में मैं आपको तो एक चीज़ बता दूँ कि लाइट क्या होता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट अगर एनर्जी का फॉर्म है तो लाइट अगर यहाँ से ट्यूब से बाहर निकलेगा नहीं, दैट मीन्स कि एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा। और अगर एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का कोई यहाँ पर लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन लगता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स टू मेक यूज़ ऑफ फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। ये ऑप्टिकल फाइबर का ही पूरा कंडीशन है जो यहाँ बताया गया था, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी ऑफ कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज, मतलब क्वार्ट्ज एक टाइप का मटेरियल होता है जो जिससे ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है ना। इसको जरूर आप सर्च करके देखिए ये क्या होता है। डायग्राम ओनली, मतलब फिगर आपका, ताकि दिमाग में रहे, पूछेगा नहीं कहीं पर कि क्वार्ट्ज क्या है, ठीक है। इच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग। तो जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे ना, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम से। तो ऑप्टिकल फाइबर इस टाइप का होता है, एक यहाँ पर छोटा सा ये कोर और क्लैडिंग, इसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। बाहर वाले पार्ट को ना क्लैडिंग बोला जाता है और जो अंदर वाले पार्ट है ना उसको कोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कोर है ना यहाँ पर, इसको मैं, ये तो खैर एयर का पार्ट हो गया N1, ठीक, और ये N2 और ये N3। तो यहाँ पर कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है किससे, इससे क्लैडिंग से, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। Each fiber consists of a core and cladding. The refractive index of material of the core is higher than that of the cladding, है ना। cladding से ज़्यादा होता है यहाँ पर इसका, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो cladding से ज़्यादा हमेशा रहेगा core का refractive index। When a signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, it undergoes repeated total internal reflections along the length of the fiber and finally comes out of the other end, ठीक है। Light undergoes total internal reflection at each stage. There is no appreciable loss in intensity of the light signal, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होता है, दैट मीन्स कि एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ डायग्राम से। जैसे ये मान लो कि ये कोर का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये कोर का कंप्लीटली पार्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये कोर का पार्ट हो गया और यहाँ पर हो गया क्लैडिंग का पार्ट। तो ये कोर और ये क्लैडिंग, ठीक है। तो अब जब लाइट यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से एंटर करेगा तो इसमें ऐसे, तो यहाँ से एयर से एंटर कर रहा, तो यहाँ पर पहली बार मीडियम चेंज होगा, तो कोर में एंटर किया ना, ठीक है। तो कोर में जब एंटर करेगा तो यहाँ पर पहली बार जब एंटर करेगा तो लाइट यहाँ पर थोड़ा सा ये अपने पाथ से डिविएट करेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल का लाइन हो गया, तो यहाँ से डिविएट करेगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक है। फिर इस सरफेस, अब यहाँ नॉर्मल देखेंगे तो इस सरफेस पे ऐसे होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट होता है यहाँ पर आई, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए
उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर एंटर करेगा ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा फिर कि यहाँ से लाइट टोटली ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरीके से, ठीक। और फिर यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, मतलब ये चलते रहेगा ऐसे जहाँ तक होगा, फिर अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर ट्यूब और लंबा होता तो और दूर तक जाता। दैट मीन्स कि यहाँ पर ना ये हुआ कि यहाँ पर लाइट बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो लाइट बाहर नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स कि मतलब निकलेगा अदर एंड से निकलेगा, बीच में कहीं और बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब क्लैडिंग वाले पार्ट में भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्लैडिंग वाले पार्ट में भी नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो इसका जो N2 और ये जो क्लैडिंग वाला N3 है ना, तो ये N2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होता है, तभी जाकर के डेंसर से रेयर का कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि कोई लाइट बाहर नहीं निकल रहा, दैट मीन्स कोई लॉस नहीं होगा। Optical fibers are fabricated such that light refracted at one side of the inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle. Larger than the critical angle मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। Even the fiber is bent, the light can easily travel along its length. Like अगर फाइबर बेंड भी हो जाएगा ना, तब भी ये लाइट ट्रैवल करते ही रहेगा। Thus an optical fiber can be used to act as an optical pipe. A bundle of optical fibers can be put to several uses. Optical fibers are extensively used for transmitting and receiving electrical signals which are converted to light by suitable transducers, ठीक है। बच्चों जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ना, ट्रांसड्यूसर्स एक डिवाइस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझ में आया ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वही लिख रहा है ना कि विच आर कन्वर्टेड टू लाइट, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, ये एक ऐसे डिवाइस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स। यहाँ देखो ये इसको बेंड किया गया ना, तो बेंड करने के बाद भी ये ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस आर यूज्ड एज लाइट पाइप टू फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए देखना एक ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है, जिसमें मतलब लाइट पास करता है और लाइट जाकर के ना हमारे ऑर्गन्स पे इंसिडेंट होता है, जहाँ से हम इजीली अपने ऑर्गन्स को देख पाते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो देख पाते हैं, ठीक है। जिसको इसफोगस, स्टमक, इन सब चीज़ों इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन्स यू माइट हैव सीन कॉमनली अवेलेबल डेकोरेटिव लैम्प्स भी देखे होंगे विद फाइन प्लास्टिक फाइबर्स। ऐसे नहीं होता है कि एक यहाँ से फाइबर से बना हुआ बहुत सारे ऐसे छोटे जैसे फाउंटेन जैसा निकला होता है। यहाँ पर एक हैंडल होता है, टॉर्च, यहाँ पर बटन को प्रेस करो तो सारे ऐसे पतले जो वायर्स होते हैं ना वो जलने लगते हैं, देखे होंगे जरूर आप इसको। डेकोरेटिव लैम्प्स में यूज़ करते हैं, है ना, विद देयर फ्री एंड्स फॉर्मिंग अ फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है पूरा। द अदर एंड ऑफ द fibers is fixed over an electric lamp. When the lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of the free end as a dot of light. The fibers in such decorative lamps are optical fibers. The main requirement of fabricating optical fibers is that there should be very little absorption of light as it travels for long distances inside डैम। मतलब ये बहुत ही ऑब्जर्वेशन करके ना, बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करके देखा गया, थोड़ा बहुत एब्जॉर्बेशन लाइट का होता है, मतलब ये एब्जॉर्व करता है, लॉसेज होता है, बट वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। दिस हैज़ बीन अचीव्ड बाय प्योरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल सच एज क्वार्ट्स का यूज़ करके बनाया जाता है। इन सिलिका ग्लास फाइबर्स इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन 95% ऑफ द लाइट ओवर। बोला देखो क्या बोला जा रहा है कि सिलिका ग्लास फाइबर का यूज़ करके ना हम मोर देन 95% लाइट को ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। मतलब मोर देन 95% समझ रहे हो ना, कितना कम लॉस हुआ, बहुत ही कम लॉस हुआ। वो भी 1 किलोमीटर तक हम ट्रांसफ़र, मतलब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक भेजेंगे तब जा करके 1-2% या 3% का लॉस होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली बच्चों मतलब TIR का पार्ट था, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ओके। और क्रिटिकल एंगल के बारे में एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर, ठीक, समझ में आया आप लोगों को। रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर, ठीक। लाइट किधर बेंड करेगा उसके बारे में था एक्सप्लेनेशन यहाँ पर। तो ये एक्सप्लेनेशन था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज एंड बाई लेंसेज। तो नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को कंप्लीट देखें बच्चों। थैंक यू।